सीएम केसीआर ने कहा है कि तेलंगाना कई क्षेत्रों में नंबर 1 है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए छात्रों को चीन और यूक्रेन जाने की जरूरत नहीं है। राज्य में पर्याप्त सीटें हैं। उन्होंने वरंगल में बने प्रतिमा मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का उद्घाटन किया। सीएम केसीआर मेडिकल कॉलेज को लेकर नाराज चल रहे हैं। उन्होंने केंद्र की नीति का विरोध किया। केंद्र ने राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया है। इसके बावजूद राज्य में 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में जहां 6,500 मेडिकल सीटें उपलब्ध है, सभी को पूरा कर लेने पर 10,000 से ज्यादा सीटें उपलब्ध होंगी। प्रतिमा मेडिकल कॉलेज में 150 मेडिकल MBBS की सीटें उपलब्ध है। केसीआर ने कहा है कि आंदोलन के दौरान मैंने जो कुछ भी लोगों से आश्वासन दिए हैं उसे क्रमबद्धता पूरा किया जा रहा है। वहीं बंगारू तेलंगाना का सपना साकार होने जा रहा है। सीएम केसीआर ने कहा है कि प्रतिमा मेडिकल कॉलेज में सेवाओं का और विस्तार किया जाना चाहिए। तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन भगीरथ को पुरस्कार मिलने की खबर पर केंद्रीय जल विद्युत विभाग ने प्रतिक्रिया दी है। मिशन भगीरथ को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, यह खबर अफवाह है। मूल रूप से केंद्र ने इस योजना का पूरी तरह से सर्वेक्षण नहीं किया है। जल ऊर्जा विभाग ने कहा, केंद्र ने पुष्टि नहीं की है कि तेलंगाना में 100% शुद्ध पानी कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के नियमों के अनुसार प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा 100% नल कनेक्शन का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक पंचायतों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तेलंगाना को 2 अक्टूबर को केवल ग्रामीण घरों में जलापूर्ति की श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया। कार्यों के अनुरूप आंकलन के आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना के 409 गांवों में कुल 12,570 घरों में पानी के नमूने का परीक्षण किया गया और 8% परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर से कम पीने का पानी मिल रहा है। केंद्रीय जल विद्युत विभाग के अनुसार कुल नमूनों में से 5% घरों में पानी की गुणवत्ता जल जीवन मिशन के मानदंडों के अनुसार नहीं पाई गई। विधायक कालेरू वेंकटेश ने अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र के नल्लाकुंटा डिवीजन का दौरा किया। नल्लाकुंटा डिवीजन कॉर्पोरेटर अमृता के साथ लाभार्थियों को आसरा पेंशन कार्ड सौंपे गए। कॉर्पोरेटर अमृता ने बताया कि डिवीजन में कुल 600 लोगों ने आसरा पेंशन के लिए आवेदन किया है और 250 को आज दिया गया है। कुछ लोगों को जल्द ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आसरा पेंशन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से लाभार्थियों की मदद करेंगी। कार्यक्रम में भाजपा TRS कार्यकर्ता, बस्ती निवासी व अन्य ने भाग लिया। पूर्व सैनिकों को आवंटित भूमि की रक्षा हेतु पूर्व सैनिक सोसाइटी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ज्ञापन सौंपा। मेडचल जिला जवाहर नगर भूतपूर्व सैनिक सोसाइटी के अध्यक्ष मुत्तू और महासचिव इमानुएल ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के माध्यम से राजनाथ सिंह को ज्ञापन सौंपकर उनकी जमीन को राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों के हाथों से मुक्त कराने की मांग की है। इसी मुद्दे पर जवाहर नगर पूर्व सैनिक सहकारी समिति के महासचिव इमानुएल ने मीडिया से बातचीत की। अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र में श्री देवी शरण नवरात्रि पर्व भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष जय हिंद ने श्री नागलक्ष्मी रेणुका देवी मंदिर में अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन किया। अंबरपेट विधायक कालेरू वेंकटेश, पूर्व सांसद वी हनुमंत राव, पूर्व मंत्री श्री कृष्ण यादव, TRS के पूर्व कॉर्पोरेटर DP पद्मा रेड्डी, बाग अंबरपेट की शंभाला उषा, श्रीकांत गौड़ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। श्री देवी की पूजा की गई और तीर्थ प्रसाद दिया गया। बाद में उन्होंने मंदिर अधिकारियों द्वारा शॉल देकर सम्मानित किया गया। मंदिर के संस्थापक अध्यक्ष जय सिंह ने कहा है कि श्री देवी की प्रतिमा पिछले 35 वर्षों से यहाँ स्थापित की जा रही है। चूंकि यहां मंदिर CPL पुलिस के नियंत्रण में है, इसीलिए श्रद्धालुओं को यहां आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर सड़क निर्माण के लिए याचिका दायर की है। अधिकारियों ने जवाब दिया है और कहा है कि बहुत जल्द सड़क का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और श्रद्धालु शामिल हुए। मेहंदीपट्टनम के सिंधु कॉलेज में बतकुम्मा समारोह भव्यता के साथ आयोजित किया गया। बतकुम्मा को रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया। इस दौरान छात्रों द्वारा बतकुम्मा खेल खेला गया।
छात्रों ने बतकुम्मा को विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया और डीजे गीतों पर नृत्य किया। प्राचार्य ने कहा है कि सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति छात्रों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्री सिद्धि विनायक फ्रेंड्स एसोसिएशन के तत्वावधान में अंबरपेट के 6 नंबर क्षेत्र में शरण नवरात्रि उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज श्री देवी के महालक्ष्मी के रूप की पूजा की गई है। सिद्धि विनायक मित्र संघ के तत्वावधान में चामुंडा यज्ञ का भी आयोजन किया गया। सिद्धि विनायक मित्र संघ के अध्यक्ष चंदर ने कहा है कि पिछले 2 वर्षों से यह श्री देवी शरण नवरात्रि उत्सव का आयोजन व पूजा होती आ रही है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और तीर्थ प्रसाद ग्रहण करते हैं। कार्यक्रम में श्री सिद्धि विनायक फ्रेंड्स यूथ एसोसिएशन के सदस्यों, कार्यकर्ताओं, स्थानीय निवासियों और अन्य ने भाग लिया। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में पहली शुभम हाउसिंग फाइनेंस शाखा अमीरपेट में खोली गई। क्षेत्रीय ऋण प्रबंधक स्वरूप रेड्डी ने कहा है कि आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश 10 और तेलंगाना में 15 शाखाएं खोली जाएंगी। स्वरूप रेड्डी ने कहा है कि अगले साल वे तमिलनाडु और कर्नाटक में भी अपनी शाखाएं खोलेंगे। सभी बैंकों की तुलना में वे अपने ग्राहकों को बिना किसी आय व धोखाधड़ी के ऋण देंगे। शुभम हाउसिंग फाइनेंस का प्रधान कार्यालय गुड़गांव में है। कुकड़पल्ली JNTU में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत है। समारोह की अध्यक्षता JNTU के कुलपति कट्टा नरसिम्हा रेड्डी ने की। इस कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव चंद्रशेखर, IIT हैदराबाद के निदेशक DS मूर्ति, DJP महेंद्र रेड्डी, CENT अध्यक्ष मोहन रेड्डी, TSCHE अध्यक्ष लिम्बाद्री मौजूद थे। DJP महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में स्थापित यूनिवर्सिटियों के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने कहा है कि मानव जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। यह बदलाव बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि JNTU बदल गया है और समाज को कई लोगों को दिया है। DJP महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि पुलिस विभाग भी तकनीकी का काफ़ी इस्तेमाल करता है। उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने PhD कराने में उनकी मदद की। ఇన్సిడెంటలీ తెలంగాణలో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న అన్ని యూనివర్సిటీలో ఐఎమ్ మెంబర్, పూర్వ విద్యార్థిని. ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, స్టూడెంట్ ఆఫ్ JNTU, and also NIT Warangal and IIT. So I am very honored to be present here. JNTU 50 సంవత్సరములు కంప్లీట్ చేసుకున్నటువంటి సందర్భంగా I would like to congratulate all the stakeholders of the university who have built this institution from grassroots level to present stage. You say 50 years concluded, I call it a day for starting a new phase. You started only when you look at what you did in the last 50 years. And that is what I think Professor Chandrasekhar, Professor Murthy and even Dr. Mohan Reddy, all of them have been highlighting. If you look at our own journey as a nation, post-independence, because I am a creed of post-independence, 1949. While I hear the stories of prior to independence, what Indian science was, but I certainly have been a privy to for at least for 65 years of Indian science, because now I'm 73, maybe 8 years on, I know what was happening in the country. हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस नए नियम लेकर आई है। सिग्नल के पास स्टॉप लाइन पार करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि आप सीमा पार करते हैं तो आप पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियम इसी महीने की 3 तारीख से लागू होंगे। भाग्यनगर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए पुलिस ने अभियान की रूपरेखा बनाई है। ट्रैफिक पुलिस ने रोप नाम के एक कार्यक्रम में नए नियम लागू किए हैं। पैदल चलने वालों को रोकने के लिए वाहनों को पार्क करने पर 600 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। साथ ही अगर कोई फ्री लेफ्ट ब्लॉक करता है तो 1000 रुपये जुर्माना तय किया गया है। उन्होंने कहा है कि नए नियम इस महीने की 3 तारीख से लागू होंगे। संयुक्त यातायात पुलिस आयुक्त रंगनाथ ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। मोटर चालकों को नियमों का पालन करने और पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए कहा जाता है।
टैंगबोर्ड एक बार फिर संडे फंडे कार्यक्रम का आयोजन स्थल होगा। शहरी विकास के मुख्य विशेष सचिव अरविंद कुमार ने ट्वीट किया है कि कई दिनों के बाद इस रविवार को रविवार फंडे का आयोजन किया जा रहा है। संडे फंडे कार्यक्रम कल शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक होगा। बतकुमा उत्सव के साथ दशहरा उत्सव के सदृश कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाएगी। फूड स्टॉल, हथकरघा और हस्तशिल्पा के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। पुलिस ने बताया है कि संडे फंडे की पृष्ठभूमि में टैंगबोर्ड सहित आसपास के इलाकों में यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। हैदराबाद के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। सुबह से दोपहर तक धूप तेज रही तो दोपहर 12 बजे से मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। इससे सड़कों पर बारिश का पानी रुकने से वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी, यूसुफगुड़ा, माधापुर, अमीरपेट, मनीकोंडा, कुतबुल्लापुर, जीडीमेटला, कुक्कड़पल्ली, केपीएचबी, हैदरनगर, एल्विन कॉलोनी, गच्चीबौली, पंजागुट्टा, खैरताबाद, मूसापेट, प्रगति नगर, सूराराम, लकड़ी का पुल व निजामपेट में तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। इससे निचले इलाके में पानी भर गया। बारिश की वजह से सड़कें तालाबों की तरह लग रही थी। भारी जाम के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आईएमडी ने हैदराबाद में भारी बारिश की संभावना जताई है। मेडचल जिले के मेडीपल्ली थाना क्षेत्र में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। डीसीपी रक्षिता मूर्ति ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने खुलासा किया है कि दिसंबर 2023 तक देश के हर शहर और तहसील में 5G सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। वे उच्चतम गुणवत्ता और न्यूनतम कीमत पर विश्व स्तरीय 5G सेवाएं प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवा शुरू करने के बाद मुकेश अंबानी ने प्रतिक्रिया दी। देश भर में 5G टैरिफ कैसा होगा, इसे लेकर हर कोई संशय में है। 4G सेवाएं शुरू में जियो की वजह से सस्ती हुई है और बाद में बढ़ती चली गई। नतीजतन 5G सेवाओं का शुल्क इससे अधिक हो सकता है। मुकेश अंबानी ने इन शंकाओं का खुलासा किया। यह घोषणा की है कि जियो 5G प्लान उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा है कि फ़ोन से लेकर सेवाओं तक का शुल्क हर भारतीय के लिए उपलब्ध है। इसके बावजूद मुकेश अंबानी ने अभी तक जियो 5G प्लान की घोषणा नहीं की है। विजयवाड़ा फैमिली कोर्ट ने अभिनेता पृथ्वीराज को झटका दिया है। अदालत ने पृथ्वीराज को अपनी पत्नी श्रीलक्ष्मी को भरण पोषण के रूप में 8 लाख रुपए देने का भुगतान करने का आदेश दिया। पृथ्वीराज और श्रीलक्ष्मी की शादी वर्ष 1984 में हुई थी। उनका एक बेटा और एक बेटी है। दोनों पिछले 5 साल से अलग रह रहे हैं। पृथ्वीराज की पत्नी श्रीलक्ष्मी ने वर्ष 2017 में मेंटेनेंस को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसने उसे हर महीने 8 लाख का भुगतान करने के लिए कहा, क्योंकि उसका पति फिल्मों और धारावाहिकों के माध्यम से प्रति माह 30 लाख तक का कमाता है। इसके अलावा शादी के बाद पृथ्वीराज विजयवाड़ा में उनके घर पर रहता था और चेन्नई में काम करता था और सारा खर्च उसके माता पिता द्वारा वहन किया जाता था। श्रीलक्ष्मी ने शिकायत में कहा है कि फिल्मों में स्टारडम मिलने के बाद उन्होंने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया और आखिरकार 5 अप्रैल 2016 को घर छोड़ दिया। हर महीने की 10 तारीख तक पृथ्वीराज को गुजारा भत्ते के रूप में 8 लाख रुपए के साथ ही केस दर्ज होने के बाद से हुए सभी खर्च का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया।